हेलो बच्चों। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंतर्गत आज अपन डिस्कस करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ है अपनी। इससे पिछले लेक्चर में अपन देख रहे थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मैं कर्व खींच रहा हूँ किसके मध्य, टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर के मध्य। मैं एक्स एक्सेस पर टेम्परेचर ले रहा हूँ, टेम्परेचर अपन केल्विन में लेंगे, और वाई एक्सेस पर मैं किसको ले रहा हूँ, वेपर प्रेशर को। तो देखिए बच्चों, मैंने एक कंटेनर लिया है, यहाँ इस कंटेनर में मैंने प्योर सॉल्वेंट भरा है, प्योर सॉल्वेंट। यहाँ जो बच्चों मैं बात कर रहा हूँ रूम टेम्परेचर पर बात कर रहा हूँ। रूम टेम्परेचर पर यदि टेम्परेचर वर्सेस में वेपर प्रेशर का कर्व खींचूंगा तो कैसा आएगा, इससे पिछले लेक्चर में भी देखा अपन ने, जबकि सॉल्यूशन चैप्टर के स्टार्टिंग में भी अपन इसकी बात कर रहे थे। तो देखिए जब भी मैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कर्व खींचूंगा तो कोई इस प्रकार का आएगा। ये कर्व किसके लिए बच्चों, प्योर सॉल्वेंट के लिए, अपने किसके मध्य, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के मध्य किसके लिए है, प्योर सॉल्वेंट, या मैं कह सकता हूँ प्योर लिक्विड के लिए। यदि इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर बच्चों मैं क्या भर दूँ, ऊपर से कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड कर दूँ। ऊपर से मैंने क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। देखिए बच्चों, अपन जानते हैं किसी भी प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट ऐड करने पर सॉल्यूशन जो बना है अपना, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। तो यहाँ देखिए अपन इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं, तो ये माना कि अपना क्या है, रूम टेम्परेचर है, कोई मानते हैं कि ये अपना कोई रूम टेम्परेचर है। इस रूम टेम्परेचर पर प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर तथा टेम्परेचर के मध्य कर्व इस प्रकार आया है। जब मैं इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर यदि मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट या सॉल्यूट ऐड कर लूँगा, इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया, तो इस जो सॉल्यूशन अभी जो अपना सॉल्यूशन बना है, यहाँ अपना ये जो प्योर सॉल्वेंट है, इसका वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। तो यहाँ से इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, जितना सॉल्वेंट है इसके वेपर प्रेशर से इसी रूम टेम्परेचर पर अभी जो अपना जो सॉल्यूशन बना है, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस प्रकार से मतलब जो प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, इसकी अपेक्षा यहाँ पर अपना जो ये सॉल्यूशन बना है, इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीजेस। ये कब होता है, जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं किसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करूँगा, उस कंडीशन में ऐसी सिचुएशन आएगी। अच्छा, यहाँ यदि ये जो प्योर सॉल्वेंट है अपना, ये यदि सॉलिड फेज में है, माना कि ये जो प्योर सॉल्वेंट लिया अपने, ये सॉलिड फेज में है, जब ये सॉलिड फेज में होगा उस कंडीशन में वेपर प्रेशर तथा टेम्परेचर के बीच में ग्राफ कैसा आएगा, कुछ इस प्रकार का। ये माना कि किसका ग्राफ है, प्योर सॉल्वेंट का है सॉलिड फेज में, इसी प्योर सॉल्वेंट का है किस फेज में, सॉलिड फेज में। ये सॉलिड है अपना क्या, सॉल्वेंट कहूँ या मैं कोई लिक्विड कह लूँ, ये सॉलिड फेज में इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में कोई ग्राफ कौन सा है, ये वाला है। अच्छा, तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो अपना प्योर सॉल्वेंट, इसका वेपर प्रेशर और इस सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जिस कंडीशन पर, जिस पॉइंट पर इक्वल होंगे, तो इस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वाला जो अपना फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा किसे, T0F। मतलब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, जब मैं इस सॉल्यूशन के अंदर ये जो अपना प्योर सॉल्वेंट है, इसके अंदर मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, उस कंडीशन में ये जो वेपर प्रेशर तथा टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ दिख रहा है आपको, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और इस सॉलिड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यदि ये दोनों जिस पॉइंट पर आपस में इक्वल होंगे, इस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चों किसे, TF से। अच्छा, यहाँ पर अपन बात करें T0F, तो यहाँ ये जो T0F क्या होता है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा,
यहाँ जो अपना पास ये जो TF आया ये क्या है बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, तो अभी देखिए बच्चों, आपको ये बात, इससे तो आप जानते ही होंगे कि प्योर सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो क्या होता है, डिक्रीजेज होता है। तो आपको इस लाइन का ध्यान रखना है, व्हेन वी एडेड नॉन वोलेटाइल solute in volatile solvent, then vapor pressure of solvent कहूँ या solution, यहाँ मैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कह सकता हूँ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, या मैं क्या कह सकता हूँ, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। ध्यान रहे बच्चों, क्या है, अपने पास प्योर सॉल्वेंट है, यदि इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऊपर से ऐड करूंगा तो इस सॉल्यूशन का क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीजेज होगा। इस बात को आप पहले से ही जानते हो। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में ये वाला जो अपना सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, इस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस प्योर सॉल्वेंट के सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर के जब बराबर हो रहे हैं, उस कंडीशन का जो अपना टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। ये वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये वाला किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए। लेकिन जब मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यदि इस प्योर सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दूंगा, उस कंडीशन में अपना जो सॉल्यूशन बनेगा, इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, इसी रूम टेम्परेचर पर बात करूं तो क्या होगा, डिक्रीजेज। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर कम करूंगा, ये जो अपना सॉल्यूशन है, ये जो अपना सॉल्यूशन है क्या होगा, फ्रीजेज होगा, सॉलिड फॉर्म में चेंज होगा। जैसे जैसे मैं कूलिंग करूंगा, टेम्परेचर कम करूंगा, तो ये क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होने का प्रयास करेगा। जब इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर और ये जो प्योर सॉल्वेंट है सॉलिड फेज में, इसका यदि वेपर प्रेशर जिस पॉइंट पर इक्वल हो जाएगा, इस पॉइंट को क्या कहेंगे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे अपन। तो ये वाला जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसके लिए, इस सॉल्यूशन के लिए। तो मैं क्या किससे डिनोट कर रहा हूँ, TF से। तो यहाँ से अपने पास TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, तो देखिए बच्चों, पिछले लेक्चर में अपन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा, तो अभी अपन देखेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, तो देखिए अपन बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट, पिछले लेक्चर में अपन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखा। तो देखिए फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, देखिए बच्चों, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, यहां पर मैं सॉल्वेंट भी मान सकता हूं, एट विच वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट या लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to the vapor pressure of its solid phase is called फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, यहां पर जो फ्रीजिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसी भी लिक्विड के अंदर मैं सॉल्वेंट बता सकता हूं, किसी भी लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर उस लिक्विड के सॉलिड फेज के टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। इस कंडीशन को अपन क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। देखिए यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट या सॉल्वेंट के लिए कौन सा है, ये वाला। क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है
और इस प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर के इक्वल कौन सा पॉइंट है, ये वाला। तो इसको मैं क्या बता रहा हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट। जबकि इस सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्यूशन के लिए जो इसका इस सॉल्यूशन की बात करूँ मैं, तो इस सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा है, ये वाला टेम्परेचर। ये वाला टेम्परेचर क्यों है, क्योंकि इस टेम्परेचर पर इस लिक्विड फेज तथा ये सॉलिड फेज है, इन दोनों का टेम्परेचर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो ध्यान रहे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, वह तापमान जिस पर किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर और उस प्योर लिक्विड के सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर दोनों जब जिस पॉइंट पर इक्वल होंगे उसी को ही अपन क्या कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वाले अपने पॉइंट कौन से है, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए इनके बीच का जो बच्चों अपने को ये जो गैप दिख रहा है, ये जो गैप है, इस गैप को मैं कैसे देखूंगा, तो देखिए इधर देखो, जैसे अपने बॉइलिंग पॉइंट में डेल्टा टी भी निकाला, उसी प्रकार ये वाला है गैप, इस गैप को मैं क्या कहूँगा, डेल्टा टी एफ। जबकि बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अपन ने क्या देखा था, डेल्टा टी बी। तो यहाँ अपन क्या देखेंगे, डेल्टा टी एफ। ये क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसे अपन क्या कहते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ का जो अपने को गैप निकालना है, तो देखो बच्चों ज़्यादा वैल्यू कौन सी है, टी नॉट एफ। तो अपन क्या करेंगे, टी नॉट एफ माइनस क्या करेंगे, टी एफ। यहाँ पर ये जो टी नॉट एफ, ये क्या है बच्चों, इस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। जबकि ये जो टी एफ है, ये क्या है, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। अपन क्या कर रहे हैं, इसके बीच का जो ये गैप दिख रहा है, अपने को इस गैप को निकालना है। देखिए अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अपन जब पढ़ रहे थे, तो अपने बीच में जो ग्राफ दिख रहा था बच्चों, यहाँ जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अपन जब बात कर रहे थे, तो यहाँ के जो अपने पास ग्राफ आए थे बच्चों, यहाँ अपन क्या कर रहे थे, डेल्टा टी बी इक्वल टू इस टी बी माइनस क्या कर रहे थे, टी नॉट बी। जबकि यहाँ पर अपने पास क्या है, टी नॉट एफ माइनस क्या कर रहा हूँ मैं, टी एफ। ऐसा क्यों, क्योंकि अपने पास इनके बीच का जो डिफरेंस है वो निकालने के लिए ज़्यादा वैल्यू में से अपन क्या करेंगे, कम वैल्यू को माइनस करेंगे। तो यहाँ से टेम्परेचर ज़्यादा कौन सा अपने पास, टी नॉट एफ का, यानी प्योर सॉल्वेंट का। तो यहाँ से मैंने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस मैंने क्या किया है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए बच्चों, यहाँ अपने बीच में ये जो डेल्टा टी एफ है, इसे अपनी जो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जिसे अपन जानते हैं किस नाम से, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ये कौन सी है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, तो देखो बच्चों, जब इसे भी एक्सपेरिमेंटली देखा गया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तो देखो क्या हुआ, जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो डेल्टा टी एफ है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, डेल्टा टी एफ, ये समानुपाती होता है किसके, मोलेलिटी के। किसके समानुपाती होता है, मोलेलिटी के। कैसे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा गया कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये क्या होता है, किसके समानुपाती होता है, मोलेलिटी के समानुपाती होता है। तो यहाँ देखिए बच्चों, यदि मैं समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो मैथमेटिकली आप देखते हो, जो डेल्टा टी एफ है, ये जो समानुपाती का साइन हटाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, बराबर, और एक कांस्टेंट आ जाएगा। कांस्टेंट यहाँ मैं क्या लगा रहा हूँ, के एफ इंटू मोलेलिटी। अच्छा, तो यहाँ देखिए बच्चों, ये जो कांस्टेंट आया है, इस कांस्टेंट को क्या कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या कहते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, यहाँ इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। देखिए ये जो टी एफ है बच्चों, मैं ये बोर्ड से आप कर रहा हूँ, देखिए ये जो अपने पास टी एफ है, जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है या मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट है, ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों, तो ध्यान रहे, के एफ डिपेंड्स अपॉन ओनली ऑन
ओनली ऑन सॉल्वेंट। ध्यान रहे ये जो Kf है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये किस पर डिपेंड करेगा? केवल और केवल सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करता है। जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में अपन ने Kb देखा था, ये जो एलिवेशन मोलल एलिवेशन कांस्टेंट Kb था, ये किस पर डिपेंड करता है बच्चों? ये भी प्योर सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करता है। तो ये Kf किस पे डिपेंड करेगा? ये भी सॉल्वेंट पर ही डिपेंड करता है। अब मैं यूनिट की बात करूं, यदि इस Kf की यूनिट की बात करूं तो यूनिट ऑफ Kf की बात करूं मैं, तो बताना बच्चों, देखिए अपने पास ये रहा फॉर्मूला। Kf की यूनिट की बात करूं तो डेल्टा Tf, डेल्टा Tf सेंस है किसका? टेम्परेचर का। ये अभी अपन ने ग्राफ में देखा, ये किसका सेंजेस है? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर अपन किस में ले रहे थे? केल्विन में। तो ये लो केल्विन। इधर देखो ये जो मोलेलिटी है, मोलेलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी। यहाँ पर मोल पर केजी, केजी कहाँ है अपने पास? डिवाइड में है, तो डिवाइड वाला कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये किसकी यूनिट हो जाएगी? इस क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी। नेक्स्ट अपने पास देखिए बच्चों, अपन बात करें इस Kf की। ये जो Kf है ये किस पर डिपेंड करता है? ओनली और सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। यदि इसको डिफाइन करने की बात आ जाए, देखिए यहाँ पर ये जो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया ना डेल्टा Tf इक्वल टू इस क्या है? Kf इंटू मोलेलिटी। देखिए बच्चों, अपन ने सॉल्यूशन चैप्टर के स्टार्टिंग के लेक्चर में जो अपने कंसंट्रेशन टर्म देखा है उसमें अपने मोलेलिटी को बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर लिया था। तो अभी जो अपन देखने वाले हैं, ये जो मोलेलिटी, इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों मेरे को बताना। जैसे मोलेलिटी के फॉर्मूले की बात करूं तो क्या हो जाएंगे? ऊपर क्या होंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। किसका मास? मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करें, ये किस में लोगे आप? किलोग्राम में लोगे, ध्यान रहे। अच्छा, तो देखिए ये जो डेल्टा Tf है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या है? इसका मतलब डेल्टा Tf क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है? वे प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करे। कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। यहाँ जो ये डेल्टा Tf है ये किस पर डिपेंड कर रहा है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। यहाँ से इसका प्रूफ हो गया अपने पास। अच्छा, तो आखिर मैंने डेल्टा Tf को यहाँ क्या लिखा है? Kf मल्टीपल बाई मोलेलिटी। अच्छा, अब देखो बोर्ड के लिए एक क्वेश्चन आ जाता है कि Kf को परिभाषित करो, डिफाइन करो। किसको? Kf को। तो देखते हैं अपन Kf को कैसे डिफाइन करना आपको। देखिए, डिफाइन Kf। यहाँ यदि अपने को डिफाइन Kf के बारे में जहाँ पूछे, जब मोलेलिटी क्या हो बच्चों? 1 हो। जब मोलेलिटी की वैल्यू 1 हो, उस कंडीशन में मेरे को बताइए डेल्टा Tf क्या हो जाएगा? डेल्टा Tf इक्वल टू इस Kf हो जाएगा। तो ध्यान रहे, जब मोलेलिटी की वैल्यू 1 है, उस कंडीशन में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके इक्वल हो रहा है? Kf की। यानी Kf की वैल्यू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगी। किस कंडीशन में? जब मोलेलिटी 1 हो। अच्छा, यहाँ मैं ये कह रहा हूँ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट एडेड इन 1000 ग्राम of solvent, then depression in freezing point, depression in freezing point is called depression in freezing point is called मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या? इज कॉल्ड मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसे और डिप्रेशन कांस्टेंट
मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसे क्या कहा जाता है, डिप्रेशन कांस्टेंट, डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसे बच्चों और किस नाम से जाना जाता है, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ध्यान रहे, यदि आपको केएफ को डिफाइन करने के लिए बोला है तो जब आपको क्या रखना है इस कंडीशन में, मोलैलिटी की वैल्यू 1 रखोगे तो इस कंडीशन में डेल्टा टीएफ या केएफ की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इक्वल हो जाएगी। तो आप क्या कहोगे, 1 मोल किसी सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व करने पर, यानी बच्चों मोलैलिटी क्या होती है, 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिजोल्व करोगे तो मोलैलिटी की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। तो बात यही है, मोलैलिटी की वैल्यू 1 कहूँ या मैं ये कहूँ 1 moles of solute dissolve in 1000 gram of solvent, then depression in freezing point is called molar depression constant या depression constant, या इसे क्या कहा जाता है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहा जाता है। तो ध्यान रहे, चाहे मोलैलिटी की वैल्यू 1 मानो, चाहे ये वाली डेफिनेशन लिखो, एक ही बात है। तो देखिए इस प्रकार आप क्या करोगे, केएफ को डिफाइन कर लोगे। तो देखिए नेक्स्ट, यदि अपने पास इस केएफ की वैल्यू गिवन नहीं हो तो उस कंडीशन में जैसे अपन टीबी की वैल्यू केबी की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे, उसी प्रकार यहाँ से अपन केएफ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए मैं बात करूं किसकी, केएफ इज नॉट गिवन उस कंडीशन में, केएफ इज नॉट गिवन यदि अपने पास इस केएफ की वैल्यू गिवन नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन में या आपको बहुत सारे क्वेश्चन में केएफ की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन यदि केएफ की वैल्यू गिवन नहीं होती है तो उस कंडीशन में केएफ इक्वल टू आप क्या लोगे, केएफ इक्वल टू जैसे केबी कैलकुलेट कर रहे थे, केबी के लिए अपन क्या किस प्रकार कैलकुलेट कर रहे थे, इसी प्रकार अपन इसकी भाई केएफ को भी वही फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है। देखिए जब डेल्टा टी एस हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात कर रहे थे किसमें, केबी में, तो यहाँ किसकी बात करेंगे, हीट ऑफ फ्यूजन की बात करेंगे। तो केबी यहाँ पर केएफ के लिए क्या फॉर्मूला रखोगे, आर टी नॉट एफ, वहाँ क्या ले रहे थे अपन, टी नॉट बी, टी नॉट एफ का स्क्वायर मल्टीपल बाई क्या ले रहे थे, मोलर मास। तो यहाँ भी क्या लोगे आप, मोलर मास, डिवाइड बाई क्या था 1000, मल्टीपल बाई क्या था बच्चों, डेल्टा एस। यहाँ पर जो हीट है चेंज इन एंथैल्पी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये जो हीट थी ये कौन सी ले रहे थे, हीट ऑफ वेपराइजेशन ले रहे थे। अच्छा, जबकि यहाँ पर केएफ की कंडीशन में हीट ऑफ कौन सी लोगे, फ्यूजन लोगे आप, कौन सी हीट लोगे, हीट ऑफ फ्यूजन। तो देखिए बच्चों यहाँ पर ये जो आर है, ये आर क्या होता है, इस आर की बात करूँ मैं, आर क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप क्या रखोगे, या तो आप रखोगे 8.314 जूल केल्विन, जूल पर केल्विन मोल, यहाँ आप क्या रखोगे 2 कैलोरी केल्विन पर मोल। ये आप आर की वैल्यू यूज ले सकते हो। यहाँ पर एम क्या बच्चों, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, केएफ किस पे डिपेंड करता है, ओनली ऑफ सॉल्वेंट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर मोलर मास है किसका है, सॉल्वेंट का ही मोलर मास है। तो यहाँ से बच्चों ये जो एम है अपने पास, ये क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये जो डेल्टा एस है, चेंज इन एंथैल्पी है, डेल्टा एस क्या अपने पास, चेंज इन एंथैल्पी। कौन सी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। अच्छा, अब देखिए बच्चों ये जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन है ये क्या होती है, तो देखिए जो फ्यूजन की एंथैल्पी है ये क्या होती है, 1 मोल किसी लिक्विड को आपको यदि सॉलिड फेज में बदलना है, 1 मोल किसी लिक्विड को आपको सॉलिड फेज में बदलने के लिए जितनी हीट रिलीज होगी उस हीट को अपन क्या कहेंगे बच्चों, हीट ऑफ फ्यूजन। कौन सी होती है हीट ऑफ फ्यूजन, व्हेन 1 मोल्स ऑफ प्योर लिक्विड चेंज इनटू
its solid phase, the heat required is called change in enthalpy of fusion। तो क्या कह सकते हो आप, 1 मोल किसी लिक्विड को उसकी सॉलिड फेज में बदलने के लिए जितनी हीट रिलीज होती है उस हीट को आप क्या बोलोगे, हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, इसके अलावा बच्चों आपको क्या मिलेगा, लेटेंट हीट मिलेगी आपको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यदि इसकी वैल्यू आपको गिवन नहीं हो तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। देखो अपन ने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में भी बात कर रहे थे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यहाँ पर मैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की बात कर रहा हूँ। ये कौन सी हीट है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब ये जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये क्या होती है बच्चों, अभी जो अपन बात कर रहे थे हीट ऑफ फ्यूजन या चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये क्या था, 1 मोल किसी लिक्विड को इसके सॉलिड फेज में बदलने पर जितनी हीट रिलीज होती है वो हीट कौन सी थी, हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पर देखिए लेटेंट हीट क्या होती है बच्चों, 1 ग्राम, वहाँ 1 मोल ले रहे थे, यहाँ 1 ग्राम लेंगे। 1 ग्राम किसी लिक्विड को इसकी सॉलिड फेज में बदलना है, इसके सॉलिड फेज में बदलने के लिए जितनी हीट रिलीज होगी उस हीट को अपन कौन सी हीट कहेंगे, लेटेंट हीट कहा जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यदि अपने पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे रखी है और अपने को क्या चाहिए, हीट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन चाहिए, तो इस कंडीशन में एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आप कैसे निकालोगे बच्चों, आपको ग्राम को किस में बदलना है, मोल में बदलना है। इसके लिए मोल वर्ड यूज़ कर रहे थे, जबकि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में अपन कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे थे, 1 ग्राम यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर 1 ग्राम लिक्विड को सॉलिड में बदल रहे थे, जबकि यहाँ पर 1 मोल लिक्विड को सॉलिड में बदल रहे। तो यहाँ पर हीट ऑफ फ्यूजन की कंडीशन में आप क्या करोगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको मल्टीपल करना आपको किससे, इसके मोलर मास से। इस कंडीशन में अपने पास क्या आ जाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन अपने को प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार आपको यदि केएफ की वैल्यू नॉट गिवन है उस कंडीशन में आप केएफ को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखिए अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं अपन। क्वेश्चन क्या कहता है अभी देखिए, क्वेश्चन है अपना, what amount of glucose is added in 1000 gram water so that depression in freezing point, so that its depression in freezing point -2 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आपको दे दे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, एंड आपको क्या दे दे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ water is 0 degree centigrade and Kf for water is 1.80 Kelvin किलोग्राम पर मोल। आपको क्या बताना, देखिए बच्चों, what amount of glucose is added in 1000 gram of water so that its depression in freezing point -2 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए आप कितनी ग्लूकोज की अमाउंट किसी सॉल्वेंट के 1000 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करोगे जिससे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक में अवनमन कितना हो रहा है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो प्योर सॉल्वेंट था अपने पास 1000 ग्राम जो अपने पास वाटर है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्रीजेज होगा। ये कब 2 डिग्री सेंटीग्रेड का सेंस होगा, तो उस कंडीशन में कितना ग्लूकोज है वो आप इस प्योर वाटर, ये जो अपने वाटर लिया है कितना लिया है, 1000 ग्राम वाटर लिया है, इस 1000 ग्राम वाटर में कितना ग्लूकोज आप ऐड करोगे जिससे कि इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -2 डिग्री सेंटीग्रेड का इसमें सेंस आ जाए। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर दे रखा है, जिसको नहीं दे रखा है तो भी अपन जानते हैं कितना होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन अपने को गिवन है। इसके अलावा केएफ की वैल्यू गिवन है वाटर के लिए आपके पास 1.80 केल्विन किलोग्राम पर मोल है। केएफ की यूनिट क्या होती है? केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं किसकी? डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? केएफ मल्टीपल बाई मोलैलिटी। तो यहाँ से अपने पास केएफ की वैल्यू पड़ी है, केएफ की वैल्यू, डेल्टा टीएफ की वैल्यू भी पड़ी है। डेल्टा टीएफ की वैल्यू अपने पास फ्रीजिंग पॉइंट कितना पड़ा है? -2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंस कितना हो जाएगा? 2 का। तो कितना रहेगा अपने पास? 2। केएफ की वैल्यू अपने पास गिवन है बच्चों, कितनी है? 1.80। ये लो, मल्टीपल बाई क्या करोगे? मोलैलिटी। यहाँ पर मोलैलिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। यहाँ पर अपने पास मोलैलिटी के लिए मोल्स गिवन नहीं है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट गिवन नहीं है। अपने पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है। सॉल्यूट है कौन सा? ग्लूकोज। अच्छा, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है, न कि नेचर ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए यहाँ पर क्या करोगे? मोल्स के लिए अपने को क्या लेना पड़ेगा? मास। ये लो, मास ऑफ सॉल्यूट, इसको चलो मैं x मान लेता हूँ, डिवाइड बाई क्या करोगे? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तभी मोल्स आएंगे सॉल्यूट के। सॉल्यूट कौन सा है? ग्लूकोज। इसका मोलर मास कितना होता है बच्चों? 180। डिवाइड बाई क्या करोगे? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। सॉल्वेंट का मास अपने पास पड़ा है कितना? 1000 ग्राम पड़ा है, लेकिन अपने को किस में लेना है? किलोग्राम में। तो यहाँ से देखिए, इस किलोग्राम में बदलने के लिए डिवाइड बाई क्या किससे करूँगा? मैं 1000 से करूँगा। चलो कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर भी लिख लेता हूँ मैं, डिवाइड बाई 1000। यहाँ से अपने को क्या कैलकुलेट करना है बच्चों? ये मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, अमाउंट ऑफ ग्लूकोज कैलकुलेट करना है कि कितना ग्लूकोज आप डालो, जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आ जाए? 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए। सेंस बच्चों चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में हो चाहे केल्विन में हो, इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। तो देखिए यहाँ से अपन क्या कैलकुलेट कर लेते हैं? इस x को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों 2 × 180 मल्टीपल बाई क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चों? 1.80 मल्टीपल बाई 1000। 1000 से 1000 कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा? पॉइंट हटा दूंगा, 2 जीरो ऊपर लगा दूंगा। चलो 180 से 180 कैंसिल आउट। तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ गई बच्चों? यहाँ से 200 ग्राम। तो देखिए बच्चों, अपने क्या पूछा था? मास ऑफ सॉल्यूट यानी मास ऑफ ग्लूकोज, कितना ग्लूकोज ऐड करोगे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में 2 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए। तो इसके लिए अपने को कितना ग्लूकोज ऐड करना पड़ेगा? 200 ग्राम क्या करना पड़ेगा? ग्लूकोज इसमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा,